दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है अंधविश्वास, जो मेरे प्रिय मित्र सुमित दहमीवाल की लिखी हुई कई कहानियों में से एक है। और इस कहानी में मैं आपको अंधविश्वास का एक ऐसा रूप देखने को मिलेगा जो शायद कहीं ना कहीं आज भी जिंदा है। तो कहानी को पूरा जरूर सुने, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पर दोस्तों, याद रहे, हमारे इस चैनल पर दिखाई सारी कहानियां काल्पनिक हैं। हमारा मकसद बस आप लोगों से जुड़ना है। वैसे तो ये एक मनोरंजन चैनल है जो कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। तो कहानी को पूरा सुनने के लिए बने रहे मेरे यानी महेश के साथ। शहरों में अक्सर लोगों के पास अपने हर काम के लिए तो वक्त होता है, पर वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसके विपरीत चलते हैं। उन्हें किसी की जिंदगी से कोई मतलब नहीं होता, पर अगर बुराई है तो अच्छाई भी कहीं ना कहीं है, और इन सबके बीच एक तलवार लटकती रहती है जिसे अंधविश्वास कहते हैं। पर हर चीज का अपना एक दायरा होता है जिसे तोड़ने के लिए उस चीज की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है। मनोहर भी उनमें से एक था। मनोहर ने डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके विदेश जाने का फैसला किया। वहां जाने का खास मकसद मनोहर को एक बड़ा डॉक्टर बनना था, ताकि वो लोगों का इलाज अच्छे से कर सके। मनोहर की कई सालों की मेहनत ने उसे आज एक बड़ा डॉक्टर बना दिया था। पर कहते हैं ना, जिसका पूरा बचपन अपने शहर में बीता हो, वो भला कैसे अपने शहर से दूर रह सकता है। मनोहर ने सोच लिया था कि वो वापस अपने देश में जाकर वहां अपने लोगों का इलाज करेगा। जिसकी वजह से वो यहाँ आया था, आज वो पूरी हो चुकी थी। मनोहर ने अपना सारा सामान पैक किया और निकल पड़ा अपने शहर की ओर। शहर पहुंचने के बाद मनोहर एक सरकारी अस्पताल में काम करने लगा। मनोहर आज बहुत खुश था। उसके द्वारा की गई मेहनत आज उसके अपने लोगों के काम आ रही थी। एक रोज की बात है, मनोहर अपनी कार से उतरकर अस्पताल के अंदर जा ही रहा था कि उसने देखा एक आदमी रोता हुआ अपने बच्चे को अस्पताल के अंदर बदहवास घुसा चला जा रहा है। ये देख मनोहर ने उसे रोककर पूछा, सुनिए, क्या हुआ है इसे? वो आदमी रोता हुआ मनोहर से बोला, साहब इसे बचा लीजिए साहब। मनोहर ने कहा, रुकिए एक मिनट, घबराइए मत, आराम से बताइए। साहब ये देखिए साहब, ये देखिए। मनोहर ने जो देखा उसे देख मनोहर थोड़ा डर गया। उसने देखा कि बच्चे के शरीर पर कहीं कहीं मांस गल चुका था, और ये सब मनोहर पहली बार देख रहा था। मनोहर ने कहा, ओह, ये सब कैसे हुआ? वो आदमी बोला, साहब इसे बचा लीजिए साहब, ये मर जाएगा साहब, मेरा एक ही बेटा है साहब, इसे बचा लीजिए, इसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया साहब, इसे बचा लीजिए। मनोहर ने तुरंत नर्स को बुलाकर बच्चे को वार्ड में शिफ्ट कर दिया और उस आदमी से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर मनोहर सीधा वार्ड में चला गया। मनोहर ने तुरंत इंजेक्शन लगाकर ट्रीटमेंट चालू कर दिया और कुछ ब्लड के सैंपल भी भेज दिए जांच के लिए। मनोहर करीबन 2 घंटे बाद बाहर आया। उस बच्चे का पिता दौड़कर मनोहर के पास आकर हाथ जोड़कर बोला, साहब क्या हुआ साहब? मनोहर ने कहा, फिलहाल तो वो ठीक है, उसकी धड़कन अब नॉर्मल है, घबराओ मत, कल रिपोर्ट्स आ जाएगी, तब तक वो यहीं रहेगा, उसका इलाज हम कल से ही चालू करेंगे। पर अगले दिन मनोहर जब वार्ड में गया तो देखा कि उस बच्चे की दिल की धड़कन बहुत धीमी हो चुकी है। मनोहर ने जल्दी से अपना काम शुरू किया, पर उस बच्चे की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। मनोहर ने जितना हो सके सारी तरकीबें लगाना शुरू कर दी, पर एक समय ऐसा आया कि सब शांत हो गया। बच्चा मर चुका था।
मनोहर बस बैठा हुआ था। आधे घंटे तक तो मनोहर ये सोचकर बैठा रहा कि जो वादा वो उस बच्चे के पिता से करके आया है उसे वो क्या कहेगा, पर एक डॉक्टर होने के नाते उसे बताना तो था ही। मनोहर ने वार्ड का दरवाजा खोला और उस बच्चे के पिता को बुलाकर कहा, मुझे माफ कर देना, मैं आपके बच्चे को बचा नहीं पाया। मनोहर ने उस आदमी के दोनों कंधों पर हाथ रखकर दिलासा देते हुए वहां से चला गया। मनोहर वहां से चला तो गया, पर उसका दिल पहली बार भर आया था, क्योंकि उसने पहली बार किसी से वादा किया था जिसे वो पूरा नहीं कर पाया। मनोहर खुद से ही चिढ़ चुका था। उसने अपने आप से वादा किया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। पर जब मनोहर ने जाकर रिपोर्ट्स देखी तो हैरान रह गया। रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे मनोहर देखना चाहता था। मनोहर ने तुरंत ही उस बच्चे के घर का पता मालूम किया तो पता चला कि वो किसी मनक गांव से थे। मनोहर ने फैसला किया और खुद से वादा किया कि मैं इस बच्चे को तो नहीं बचा पाया, पर इस बीमारी का पता जरूर लगा कर रहूंगा। मनोहर ने अपने साथ 4 लोगों की एक टीम बनाई और निकल पड़ा गांव की ओर। उसे बस जानना था कि आखिर ये बीमारी की वजह क्या थी। मनोहर ने गाड़ी पहले उस गांव के पास एक होटल पर रोकी और अपना सारा सामान लेकर सीधा होटल में जाकर रख दिया। मनोहर और उसके साथ के सभी डॉक्टर अपने अपने रूम में चले गए। मनोहर ने अपने कमरे में वेटर को कॉल करके बुलाया और 2 ही मिनट में वेटर आ पहुंचा। वेटर ने कहा, जी सर, आपने बुलाया? मनोहर ने कहा, मेरे लिए एक कोल्ड कॉफी और एक सैंडविच ले आओ। जी सर, अभी लाया। मनोहर ने उसे रोकते हुए कहा, अच्छा सुनो, इधर आओ। वेटर ने कहा, जी कहिए, और कुछ लाना है? मनोहर, नहीं, तुमसे कुछ पूछना था। पता नहीं तुम्हें मालूम होगा भी या नहीं, पर फिलहाल ये बताओ। मनोहर ने उस गांव की ओर इशारा करते हुए कहा, अभी कुछ दिन पहले इस गांव में किसी बच्चे की मौत हुई है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इस गांव में कोई अस्पताल नहीं है क्या? और मैंने यहाँ के 1-2 लोगों से पूछा तो उन्होंने भी कुछ ठीक से नहीं बताया और न जाने कुछ बेकार सी बातें बताने लगे। वेटर ने कहा, अरे सर, उस गांव का नाम भी लेना पाप है। वहां किसी को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि श्राप है, श्राप। मनोहर ने कहा, श्राप? ये क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होता। आज लोग कहां से कहां पहुंच गए, पर यहां लोग अब भी इन चीजों को मानते हैं। वेटर ने कहा, हाँ सर, आप हमारी बात क्यों मानोगे? आप तो शहर से पढ़ लिख कर आए हो, है ना? आप कहां समझोगे साहब कि गांव में लोग कैसे जीते हैं। मनोहर ने कहा, अच्छा तो तुम ही बताओ, क्या कहानी है इस गांव की? वेटर ने कहा, सर मुझे इस गांव की कहानी तो नहीं पता, पर यहाँ महीने में 1-2 लोगों की मौत तो होती रहती है। इसके बारे में जानने के लिए आपको गांव में जाना पड़ेगा, वहां के लोग ही आपको बता सकते हैं। मनोहर ने कहा, ठीक है, जाओ तुम, तब तक मेरा ऑर्डर ले आओ। वेटर की उस बात को सुनकर मनोहर को एक अजीब सा धक्का लगा। न चाहते हुए भी उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, पर पता लगाने के लिए वहां जाना जरूरी था। मनोहर ने जब ये बात अपने साथियों को बताई तो उन्होंने पहले तो डर के मारे जाने से मना कर दिया, पर किसी तरह मनोहर ने उन्हें मना ही लिया। मनोहर सबसे पहले गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच को पूरी बात बताई और सरपंच ने कहा, मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं करूंगा। हाँ, तुम्हें रहने के लिए जगह दे सकता हूं, बाकी तुम अपनी जांच पड़ताल जारी रखो। मनोहर ने कहा,
अगर आप बताओगे नहीं तो हम बीमारी का पता कैसे लगाएंगे? सरपंच एकदम से बोला। आपको नहीं पता, ये विदेश नहीं है। यहाँ आज भी लोग पुरानी चली आ रही रीति रिवाजों को मानते हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, दोबारा मत पूछना। हम नाम भी नहीं ले सकते उसका। आपको रहने के लिए जगह दी, वही बहुत है। इतना कहकर सरपंच वहां से चला गया और मनोहर भी निकल पड़ा लोगों से पूछताछ करने के लिए। मनोहर उस गांव में घूमने लगा। काफी देर घूमने के बाद जब मनोहर को कुछ हासिल नहीं हुआ तो वो एक चाय की दुकान पर जाकर बैठा और चाय लेकर आराम से बैठकर पीने लगा। चाय वाले ने कहा, साहब आपको पहले कभी नहीं देखा, लगता है शहर से आए हो, पर गांव में आप क्या कर रहे हो? कहीं गांव के विकास के लिए तो नहीं आए? मनोहर ने कहा, हाँ विकास तो हो सकता है, अगर आप मुझे ये बता दो कि इस गांव में चल क्या रहा है। लोग कहते हैं कि यहाँ कोई किसी प्रकार का श्राप लगा हुआ है, क्या ये सच है? चाय वाले ने कहा, अरे साहब धीरे बोलिए वरना आपको भी लग जाएगा। ये श्राप यहाँ हर महीने 2-3 लोगों को मार ही देता है। मनोहर ने कहा, फिर भी लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ के लोग ये गांव छोड़ क्यों नहीं देते? चाय वाले ने कहा, कहाँ जाएंगे साहब, गरीब लोग अपनी जमीन छोड़कर। वो तो बस हमारे इस गांव को किसी की बुरी नजर लग गई, वरना यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था साहब। हाँ पर एक आदमी है जो आपको बता सकता है, वो पूरे गांव में घूमता है पर अभी तक जिंदा है। वो इस बीमारी से अब तक बचा हुआ है साहब। मनोहर को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मनोहर ने तुरंत कहा, वो कहाँ मिलेगा? चाय वाला हंसकर बोला, साहब वो कोई हीरो नहीं है, वो तो पागल है, पागल। बस कुछ से कुछ बड़बड़ाता रहता है, घूमता रहता है, दिख जाएगा आपको भी। चाय वाला बात कर ही रहा था कि अचानक वो पागल उसे दिखाई दिया तो चाय वाला बोला, अरे साहब उसका उम्र बहुत लंबा है, नाम लिया और पागल हाजिर, जाइए उसी से पूछ लीजिए, वो रहा कोने में। मनोहर भागकर उस आदमी के पास जाकर बोला, सुनिए भाई साहब सुनिए। वो आदमी बोला, अरे छूना नहीं, दूर 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 हो जाओ, छूना नहीं, भाग जाओ, मरोगे सब मरोगे, भागो जाओ जाओ। मनोहर ने कहा, मैं डॉक्टर हूं, तुम मेरी बात तो सुनो। हैं? भाग जाओ, छूना नहीं। देखो यहाँ के लोग तुम्हें पागल बताते हैं, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर तुम पागल होते तो तुम इस गांव के बारे में इतना कैसे जानते? तुम मुझे बताओ कि यहाँ की क्या कहानी है, मैं वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? बच्चे को तो बचा नहीं पाया, कहता है सब ठीक हो जाएगा। दूर दूर जाओ, भाग। मनोहर मनाता रहा पर वो नहीं माना। आखिरी उम्मीद हारकर मनोहर ने कहा, तुम सब लोग ऐसे ही मरोगे, सड़ोगे धीरे धीरे, ये गांव जंगल बन जाएगा, यहाँ पैदा होने वाला हर इंसान बीमारी से मरेगा, कुछ नहीं बदलेगा यहाँ, और ये सब तुम लोगों की वजह से होगा, तुम्हारी वजह से होगा, इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम। इतना कहकर मनोहर वहां से जाने लगा तो मनोहर को पीछे से आवाज आई, सुनो। उस आदमी ने मनोहर को बताना शुरू किया। उसने बताया कि आज से 10 साल पहले इस गांव में सब ठीक था और इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसकी सब लोग बहुत इज्जत किया करते थे। वो बुढ़िया लोगों की बहुत मदद करती थी। अगर किसी पर कोई ऊपरी हवा या साया होता तो वो उसे ठीक कर देती। पर एक दिन वो जंगल से लकड़ियां लेकर आई। उसके अगले दिन से उसकी तबीयत खराब होने लगी। उस वक्त कोई डॉक्टर भी यहाँ नहीं थे। वेद की सारी दवाइयां कोई असर नहीं कर पाई। लोग उस बुढ़िया से नफरत करने लगे, उसे देख घिन करने लगे और उसका घर से बाहर आना बंद हो गया। जगह जगह उसका शरीर गलने लगा और एक दिन उसकी मौत हो गई। जब लोगों को उसके घर से बाहर गुजरने में बदबू महसूस हुई तो 3-4 लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़ डाला। उस कमरे में बहुत गंध थी। जैसे तैसे उन्होंने उसे बाहर निकाला।
उसका क्रियाक्रम किया। और इसके बाद ये सिलसिला चालू हो गया और यहाँ के लोग इसे बुढ़िया का दिया हुआ श्राप मानने लगे, जो कि अब तक चल रहा है। पर मैं इसे श्राप नहीं मानता। वो ऐसी नहीं थी, वो तो लोगों की मदद करती थी, तो भला श्राप क्यों देगी? पूरी बात जानने के बाद मनोहर ने कहा, तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? उस पागल ने कहा, क्योंकि मैं उस बुढ़िया का बेटा हूं। उस वक्त मैं दूसरे गांव में पढ़ाई कर रहा था, पर जब मैं यहाँ आया तो यहाँ के लोगों ने मुझे भी गंदी नजर से देखना शुरू कर दिया। मेरे साथ भी इतना बदसलूक किया कि मैंने भी कसम खा ली, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और जब तक ये गांव बर्बाद नहीं हो जाता तब तक यहीं पड़ा रहूंगा। मनोहर ने कहा, तो तुमने मुझे क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पैदा होने वाला हर बच्चा बेकसूर है, इसलिए। मनोहर ने उस घर का पता कर शहर से अपने लिए कुछ स्पेशल कपड़े मंगवाए, जिसकी मदद से उसे छानबीन करने में मदद हो सकती थी। मनोहर ने अपने दोस्तों के साथ उन कपड़ों को पहनकर छानबीन शुरू कर दी। छानबीन करते समय मनोहर का साथी एक टेबल से जा टकराया। उस कमरे में एक लकड़ी से लगी कील, जो कि मनोहर के दोस्त के कपड़ों को चीरती हुई उसके पैरों में जा घुसी। वो इतनी जोर से चिल्लाया कि सब डर गए। मनोहर का साथी घबरा गया। उस कील की वजह से उसके पैरों से खून निकल रहा था। उसने कहा, सर देखो खून निकल रहा है, अब मैं भी मर जाऊंगा, मुझे बचा लो प्लीज सर। मनोहर ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस वक्त मनोहर के सामने दो रास्ते थे, एक तो वो जिसे वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था और दूसरा उसका साथी जो इस वक्त बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। मनोहर ने सब कुछ छोड़ उसे संभाला और सीधा होटल ले गया। मनोहर ने उसे कुछ एंटीसेप्टिक इंजेक्शन लगाकर आराम करने को कहा और थोड़ा सा खून निकालकर उसकी जांच कराने के लिए अपने दूसरे साथी को शहर भेज दिया। एक तरफ मनोहर का साथी और दूसरी तरफ उस खून की रिपोर्ट्स, और इन दोनों के बीच फंसा हुआ मनोहर जो इस वक्त काफी परेशान था। ये दिन मनोहर का ऐसे ही निकल गया और जब अगले दिन मनोहर उठा तो पाया कि उस कील की वजह से वो इन्फेक्शन उसके साथी को भी फैल चुका था। उसके शरीर पर कहीं कहीं गहरे लाल धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। मनोहर ने उसे विश्वास दिलाया कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा कि तभी अचानक मनोहर को वो बात याद आ गई कि उस बुढ़िया के बेटे ने कहा था कि माँ लकड़ियां लेने अक्सर जंगल जाया करती थी। अब आखिरी उम्मीद वही थी। मनोहर उठा और तुरंत कपड़े पहनकर सीधा गाड़ी को दौड़ाता हुआ जंगल की ओर ले गया और लग गया छानबीन में। मनोहर ने बहुत देर तक ढूंढा पर उसे कुछ ना मिला। थक हार कर वो एक बड़े से पत्थर पर जा बैठा। सारी उम्मीद बिखरती नजर आ रही थी, पर मनोहर के कानों में एक अजीब सी आवाज आ रही थी। मनोहर ने इधर उधर देखा कि तभी मनोहर की नजर पेड़ के एक किनारे पर पड़ी। मनोहर उठकर पेड़ के पास गया और वहां जाकर देखा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि जिस चीज को वो देख रहा है वो एक नहीं बल्कि वहां तो पूरा का पूरा झुंड था। मनोहर जान चुका था, उसे समझ आ रहा था, पर जब मनोहर ने ठीक से देखा तो पाया कि वो कोई आम दिखने वाली चीज नहीं बल्कि किसी की भी जान ले सकती है। और वो चीज और कुछ नहीं बल्कि एक जहरीली मकड़ी थी। मनोहर ने उनमें से एक मकड़ी को अपने शीशे के जार में डाला और वहां से निकल पड़ा होटल की ओर। इस वक्त मनोहर के पास उस एक जीव के अलावा और कुछ भी नहीं था। मनोहर अपनी हार तय कर चुका था और दूसरी तरफ उसका साथी
जो कि मौत के मुंह में जाता दिखाई दे रहा था। मनोहर ने अपने साथी की हालत देख तुरंत गाड़ी निकालकर सीधा शहर की ओर निकल पड़ा। मनोहर के पास समय काफी कम था। वो जानता था कि जो चीज उसके पास इस वक्त है, अगर इससे काम नहीं बना तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका साथी जिस हालत में है उसकी वजह वो खुद है। मनोहर ने गाड़ी अस्पताल के बाहर लगाई और जल्दी से भागकर सीधा लैब में चला गया। वहां पहुंचकर मनोहर ने जार को रखा और जल्द से जल्द उसका टेस्ट करने को कहा। मनोहर बस दुआ कर रहा था कि उसका साथी ठीक रहे, बस। मनोहर के पास समय बहुत कम था, पर रिपोर्ट्स तो अगले दिन ही मिलने वाली थी। रात बहुत हो चुकी थी। मनोहर अपनी चेयर पर बैठा बैठा ही सो चुका था और जैसे ही सुबह हुई तो मनोहर की नींद एक आवाज से टूटी। सर सर सर, मनोहर सर। मनोहर की नींद टूट चुकी थी। मनोहर ने हल्के से कहा, हाँ बोलो सर, डीएनए मैच हो गया है। क्या कहा? सर, डीएनए मैच हो गया और उसका एंटीडोट अभी 2 घंटे में आ जाएगा। ये बात सुनकर मनोहर के आंसू निकल पड़े। मनोहर ने बेसब्री से उसका इंतजार किया और एंटीडोट के आते ही मनोहर तुरंत वहां से गाड़ी लेकर सीधा गांव की तरफ निकल पड़ा। मनोहर ने गाड़ी होटल के सामने ही लगाई और भागता हुआ सीधा अपने कमरे में गया। वहां पहुंचा तो पाया कि कमरे के बाहर भीड़ लगी हुई थी। सब लोग बातें बना रहे थे। कैसा दोस्त है, इसको छोड़कर जाने कहाँ बात। हाँ, अपने आप को डॉक्टर बता रहा था, बिल्कुल बेकार कहीं। ऐसे डॉक्टर होने से तो अच्छा कोई भिखारी ही होता तो वही ठीक था। अरे इसकी हालत तो देखो, मुझे तो लगता है अब ये मर जाएगा, मर गया होगा बेचारा। मनोहर को जैसे ही लगा कि सच में उसके दोस्त को कुछ हो तो नहीं गया, मनोहर सबको हटाता हुआ अंदर की ओर बढ़ा। देखिए, हटिए हटिए, पीछे हटिए, वो बीमार है, उसे कुछ नहीं हुआ है। सब लोग बाहर जाओ प्लीज, सब लोग बाहर जाओ। मनोहर ने दरवाजा बंद कर दिया और तुरंत बैग खोलकर एंटीडोट निकाला और बोला, आकाश देख, मैंने इलाज ढूंढ लिया है और मैं 90% श्योर हूं ये काम करेगा। इसे काम करना होगा, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। पर आकाश तो बेड पर ऐसे लेटा था जैसे वो सो रहा हो, उसने कुछ सुना ही ना हो। मनोहर ने इंजेक्शन भरा और आकाश को लगाना शुरू किया और बोलता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन लगाकर मनोहर सोफे पर जाकर बैठ गया। 10 मिनट बाद ही आकाश की सांसें बढ़ने लगी। मनोहर घबराकर उठा। आकाश! मनोहर ने तुरंत ऑक्सीजन पंप निकालकर तुरंत आकाश को सहारा दिया। आकाश बुरी तरह कांपने लगा। उसे देख ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे आकाश ने किसी नंगी तार को पकड़ लिया। आकाश की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। मनोहर के मन में कई सवाल उठ रहे थे, कहीं उस दवाई ने उल्टा रिएक्शन तो नहीं कर दिया। मनोहर के आंसू निकल पड़े। वो खुद को हारता हुआ महसूस कर रहा था और मन ही मन खुद को कोसे जा रहा था। पर थोड़ी ही देर बाद आकाश शांत हो गया। मनोहर ने तुरंत ही आकाश की नब्ज चेक करी। आकाश जिंदा था। मनोहर आकाश के बगल में ही बैठा रहा। काफी देर बाद आखिर मनोहर की भी आंख लग ही गई। पूरा कमरा शांत हो चुका था और अगली सुबह मनोहर की आंखें खुली तो खुद को जमीन पर लेटा पाया। कमरे में शांति थी, पर मनोहर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठकर किसी तरह हिम्मत कर आकाश को एक बार देखे। मनोहर को डर लग रहा था। मनोहर के मन में आकाश को लेकर कई सवाल उठ रहे थे।
पर किसी तरह मनोहर ने हिम्मत कर आकाश की तरफ देखा तो पाया कि उसने जो एंटीडोट बनाया है वो काम कर रहा है। आकाश के शरीर पर बने धब्बे सूख रहे हैं और वो इस वक्त मनोहर को देखकर बस एक ही बात बोल रहा, अब ठीक लग रहा है सर। मनोहर खुशी से रो पड़ा। बाकी होटल के और लोग भी मनोहर के कमरे में आ गए और पूरे कमरे में इस वक्त भीड़ का माहौल था और सबकी नजरें आकाश के ठीक होते शरीर को अच्छे से देख पा रही थी। और ये सब देख सबने चिल्लाना शुरू किया, मनोहर बाबू की, मनोहर बाबू की जाओ, 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 मनोहर बाबू की जाओ। दोस्तों, मेरा इस कहानी का मकसद आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाना था जिसे शायद हर कोई जानने की इच्छा रखना चाहता है। कई बार हम लोग बिना कुछ सोचे समझे अंधविश्वास का एक ऐसा घर बना लेते हैं कि जिसके सामने हमें कुछ दिखता ही नहीं। पर दोस्तों, इंसान जो सोचे जरूरी तो नहीं कि हर बार वो ही हो। हमारे इस देश में हजारों लोग अलग अलग बीमारियों से मरते हैं और उनमें से कई तो अपने घरों में ही दम तोड़ देते हैं और उसके बाद में नतीजे कुछ और ही निकलते हैं। पर फिलहाल दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताएं कि इस कहानी की तरह आप भी अंधविश्वास में मानते हैं कि नहीं। तब तक के लिए गुड बाय।